जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली सूची। 3 सांसदों को मिला टिकट। सोएम बाबूराव को बोध से, अरविंद धर्मपुरी को कोरातला से और बंदी संजय कुमार को करीमनगर से मैदान में उतारा गया। भारत ने मिस्र के रास्ते फिलिस्तीन के लिए भेजी मानवीय मदद। करीब 38 टन चिकित्सा और राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान रवाना। मिस्र में अल अरिश हवाई अड्डे पर पहुंचेगी सहायता। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान तेज। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला। 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। 24 अक्टूबर की शाम तक यमन के अल-गैदा और ओमान के सलाला के बीच से गुजर सकता है तेज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजराइल हमास संघर्ष के समाधान के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर दिया जोर। कहा, इजराइल की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ ही फिलिस्तीन की जन आकांक्षाओं को भी होना चाहिए साकार। खेल की खबरों में वनडे विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच जारी। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने उतरी टीम इंडिया की आक्रामक शुरुआत। भारत ने न्यूजीलैंड को दिए शुरुआती झटके। और भक्ति और उल्लास के साथ देश में मनाई जा रही है दुर्गाष्टमी। महाशक्ति की आराधना के लिए मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 52 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में करीमनगर सीट से बंदी संजय कुमार, गोशमहल सीट से टी राजा सिंह, बेलमपल्ली सीट से अमराजुला श्रीदेवी, जगतियाल से डॉक्टर बोगा श्रावणी, रामागुंडम सीट से कुंदुला संध्या रानी के नाम शामिल हैं। पायल शंकर को आदिलाबाद सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे, तो वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवंबर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया है कि नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन शनिवार को 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा किए। पूरे प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया कल से चल रही है। उम्मीदवार 2 नवंबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं पहले चरण के लिए कुल 294 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही जुबानी जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अब कांग्रेस को समझे हैं, हम तो बहुत पहले से ही कांग्रेस को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश तो पहले ही कांग्रेस को समझ चुका है। अखिलेश जी कांग्रेस को अब समझे हैं, हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी और जिसके कारण देश में हमेशा कहीं न कहीं नफरत का माहौल रहा। देश की शांति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धि और लोगों के विकास से जिस कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रहा, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमेशा करती रही, उस कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। अभी अखिलेश जी समझेंगे, कभी लालू जी समझेंगे, कभी नीतीश जी समझेंगे। देश समझ चुका।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस ने वचन पत्र के नाम पर जो वादे पिछली बार किए थे उन्हें कमलनाथ सरकार के दौरान क्यों पूरा नहीं किया गया। हम वादे नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है। उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महा झूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव वरुण सिंह ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अशोक गहलोत की सरकार की जबरदस्त हार तय है। कांग्रेस में आपसी घमासान बहुत अधिक है और 5 साल केवल लड़ाई करने का काम किया है। राजस्थान की जनता त्रस्त है और ये हम मान के चलिए कांग्रेस की विदाई भी तय है, ऐतिहासिक विदाई तय है कि वो 20-25 साल तक कांग्रेस कभी भी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की पूरी जमीन पूरे राजस्थान में तैयार है। ऐतिहासिक विजय हमें हासिल होगा। सभी कार्यकर्ता मिल करके चुनाव के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। नड्डा आज कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पर उनका शानदार स्वागत हुआ। तो ये भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल प्रदेश दौरे की तस्वीरें, जब कांगड़ा एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का शानदार स्वागत, फूल मालाओं से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। दुर्गा अष्टमी के अवसर पर उन्होंने कांगड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। सच्चे दरबार की जय, बगलामुखी महामाई जी दा बोल, सच्चे दरबार की जय। भगवती पिता प्रथमा न्यासन्ना तेरा नाकम संते देवा ओम नाना सुगंधे। और आपको बताते हैं कि भारत ने फिलिस्तीनी लोगों की सहायता के लिए राहत सामग्री भेजी है। करीब 38 टन चिकित्सा और आपदा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मिस्र में एल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF C-17 की उड़ान मिस्र में एल आरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं हैं, सर्जिकल सामान है, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और जल शुद्धिकरण की टेबलेट सहित अन्य जो आवश्यक वस्तुएं चाहिए हैं वो शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फिलिस्तीन के मुद्दे को हल करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम शांति और स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। UN महासचिव ने कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा होते देखना चाहिए, तो वहीं फिलिस्तीन को भी अपनी आकांक्षाओं को साकार होते देखना चाहिए। इजराइल और हमास संघर्ष से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन इजराइल के जमीनी आक्रमण को रोकने की दिशा में बिना किसी आम सहमति के समाप्त हो गया। सम्मेलन के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया। मिस्र सरकार ने टकराव को रोकने और इसे स्थायी रूप से समाप्त नहीं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना की। वहीं ब्राजील के विदेश मंत्री ने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया। और इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इजरायली सेना ने अपने हमले के अगले चरण में बुनियादी बदलाव के संकेत दिए हैं। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि युद्ध का अगला चरण उम्मीदों से काफी अलग हो सकता है। गाजा के निवासियों से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का फिर से आह्वान किया गया है। वहीं हमास के हमलों को लेकर इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने दुनिया भर से इजराइल के समर्थन की उम्मीद जताई है। इजराइल के विदेश मंत्री और 22 देशों के राजदूतों ने हमास द्वारा अपहरण किए गए अपने नागरिकों की तत्काल रिहाई का आह्वान किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अपहरण किए गए लोगों की रिहाई इजराइल की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो वहीं गाजा में मानवीय सहायता की दूसरी खेप आज पहुंचने की उम्मीद है।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि गाजा में तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है और वहीं इस संघर्ष के बीच आईडीएफ के प्रवक्ता जोनाथन कॉनरिक्स ने कहा है कि हिजबुल्लाह की विभिन्न ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है और इसमें टैंक, ड्रोन और कई अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं चक्रवाती तूफान तेज की। चक्रवाती तूफान तेज अति गंभीर चक्रवात में तब्दील हो गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर पर तूफान अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया, जो कि पिछले 6 घंटे के दौरान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। तूफान के 24 अक्टूबर की दोपहर तक एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में यमन के अल-गैदा और ओमान के सरलाह के बीच से गुजरने की संभावना बताई जा रही है। इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने चक्रवाती तूफान तेज पर जानकारी देते हुए कहा है कि 23 से 25 अक्टूबर के बीच तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 23 से 25 तारीख के अंदर कोस्टल उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है लगभग सभी जगह पर। और जो विंड स्पीड है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। सी कंडीशन जो है अभी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे अशांत है, वेरी रफ सी कंडीशन चल रहा है। और कल ये सी कंडीशन वेस्ट सेंट्रल बे और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे वेरी रफ टू हाई हो सकता है। तो ऐसे सी कंडीशन, स्क्वाली विंड स्पीड फिशरमैन के लिए सेफ नहीं है और शिप के लिए भी सेफ नहीं है। इसलिए हम कंटिन्यूसली वार्निंग एंड एडवाइस जारी कर रहे हैं। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो समुद्र में है वो तुरंत 23 तारीख से पहले वापस आ जाना चाहिए। और राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों की माने तो दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई। तो वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास की वायु गुणवत्ता 330 के साथ और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के आसपास भी वायु गुणवत्ता 313 के साथ बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुई है। तो दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता 302 के साथ बहुत खराब श्रेणी में। ये दृश्य सुबह के। और अब अगली खबर, सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरी सिक्किम को जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सेना चुंगथांग तक संपर्क बहाल करने के लिए पुलों का निर्माण कर रही है। सेना ने 150 फुट लंबे पहले पुल का निर्माण आज पूरा कर लिया। दूसरे पुल के 27 अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है।
और अब बात करेंगे नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि का आज 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी के दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में मां महागौरी की पूजा अर्चना की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा है कि सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का त्योहार असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। ये पर्व हमें महिला शक्ति के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर कहा है कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाने वाला ये त्योहार हमें मां दुर्गा के अदम्य साहस और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत की याद दिलाता है। मां दुर्गा हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा है कि आज मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना का पावन दिन है। करुणामयी और अमोघ फलदायिनी देवी मां से प्रार्थना है कि अपने सभी साधकों को आशीष देकर उनका कल्याण करें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाअष्टमी के अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान श्री राम के जीवन का संदेश इन दिनों रामलीलाओं के माध्यम से घर घर तक पहुंच रहा है। जी हां, इन दिनों देश भर में छोटी बड़ी काफी संख्या में रामलीलाएं हो रही हैं। बड़े बड़े मैदानों को छोड़कर गली मोहल्लों में भी रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। इसमें बाल और युवा कलाकार अलग अलग किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह है इन गली मोहल्लों में की रामलीलाओं में, दिल्ली में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। देश की राजधानी में भी कई सौ रामलीलाएं हो रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी रामलीलाएं हैं जो गली मोहल्लों में भी हो रही हैं। ऐसी ही एक रामलीला में हम मौजूद हैं। बात करते हैं आशीष जिंदल से। आशीष जी, किस तरह सोचा गली मोहल्ले में भी रामलीला की जाए? ये रामलीला हमारा 24वां साल है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हर साल हम रामलीला करते रहें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकें और इसके बारे में जागरूक कर सकें। सभी के लिए ये नॉट पॉसिबल कि सब जाके पार्क में देख सकें, और पार्क में जैसे कि आपको पता भी होगा पासिस वगैरह मिलते हैं, वो लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते। तो सर हमारे यहाँ को ना कोई पास है, ना कोई हमारे यहाँ स्टॉल है, ना कुछ है। हम सिंपल सिर्फ रामलीला दिखाना चाहते हैं। आप भगवान श्री राम का किरदार निभाते हैं, कैसा लगता है जब मंच पर आते हैं? एक अलग सी ऊर्जा सी होती है, शांत मन सा लगता है कि हाँ किसी हम इतने बड़े भगवान का रोल निभाने जा रहे हैं। तो ऐसा अच्छा सा लगता है कि हाँ हमें उनकी तरह ही बनना चाहिए, सबको ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बनना चाहिए। कैसा लगता है जब क्रूर रावण के बारे में सोचते हैं और मंच पर उतरते हैं? क्रूर रावण के बारे में ऐसा कुछ लोगों की गलत धारणा है कि वो कुछ क्रूर थे या उन्होंने कुछ ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन उनका कहना ये था
कि एक बहन के लिए एक भाई मर मिटा। आपको कोई रावण का अच्छा डायलॉग जो आपके भी मनपसंद हो, कौन सा डायलॉग है जो सुनाना चाहेंगे? मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ, तीनों लोकों का राजा। मैं ही लंकेश हूँ। आप लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, निजी जीवन में कितना आप भाई का कहना मानते हैं? निजी जीवन में क्रोध नहीं है तो बहुत सी चीज़ें उतारनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है एक रोल के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये गली मोहल्ले की वो रामलीला है जिसके अंदर किरदार बखूबी अपना किरदार निभाते नजर आते हैं, मुंह से डायलॉग बोलते हैं, पीछे से कोई बोली नहीं चलती, ये इनको खुद ही तैयारी करनी पड़ती है और कई सालों से लगातार इस तरह की रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं और लोग इनको देखकर काफ़ी उत्साहित भी होते हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बांग्लादेश के सिलहट शहर के जौनपुर गांव में 51 शक्तिपीठों में से एक महालक्ष्मी मंदिर में दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा है। ये मंदिर स्थानीय तौर पर सिलहट में श्री श्री महालक्ष्मी भैरवी ग्रीवा महापीठ के नाम से जाना जाता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर मंदिर में हिंदू समुदाय से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आए और पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय के भक्तों के लिए ये मंदिर सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ देवी की पूजा महालक्ष्मी के रूप में की जाती है और भैरव रूप में संबरानंद हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 51 शक्तिपीठ भारत और पड़ोसी देशों में फैले हुए हैं, जिनमें से 5 बांग्लादेश में हैं। महालक्ष्मी भैरवी ग्रीवा महापीठ में मान्यता है कि देवी सती की गर्दन यहाँ पर गिरी थी। और देश में महाअष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु महागौरी की उपासना में रमे हुए हैं। झंडेवालान मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज माता के गौरी रूप की जो है वो आराधना की जाती है और सुबह 4 बजे से झंडेवालान मंदिर पर भी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर आरतियाँ लगातार हो रही हैं और चौकियों का भी यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। इसके अलावा यहाँ पर अष्टमी के दिन जो कंजका पूजन का जो विधान है उसको भी यहाँ पर किया गया। आज माँ का स्वरूप गौरी का स्वरूप है और माँ का जो अर्चन पूजन आज हमारे झंडे वाले मंदिर में किया है और गौरी के स्वरूप का ही अर्चन पूजन किया है। 8 वर्षात भेद गौरी, माँ का जो उम्र है वो 8 वर्ष की है और 8 वर्ष की ही गौरी का अर्चन पूजन किया गया है। यहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। सेवादार जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जितने भी सेवक आ रहे हैं उनकी देखरेख भी यहाँ पर कर रहे हैं और व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई हुई है। भंडारा भी यहाँ पर लगातार चल रहा है। जो भक्तजन आ रहे हैं वो प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा के भी काफ़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के अंदर जो है वो वैष्णो देवी का यहाँ पर एक पंडाल भी बनाया गया है, जहाँ पर वो माता के वैष्णो देवी रूप का भी वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण जी की यहाँ पर पादुकाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। इसके साथ साथ इधर जो नवदुर्गा उनका भी स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, अपनी मुरादें मांग रहे हैं और जिनकी मुरादें पूरी हो गई हैं वो धन्यवाद करने भी आ रहे हैं। कई लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई। बहुत श्रद्धा है और मन को बहुत शांति मिलती है। जब से मेरा बेटा छोटा था तो ऊपर से गिर गया था, तब मैंने आना शुरू किया था। वो अब ठीक है। माता की कृपा हुआ आज आ गए और माता के दर्शन करके दिल और आत्मा अंदर से खुश हो गया। झंडे वाली मंदिर आई, माता के दर्शन के, माता से इच्छा मांगी, माता के मैंने जयकारा लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जयकारा है झंडे वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। नवरात्रों में माता रानी के दर्शन हुए, अति प्रसन्नता हुई। दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दर्शन करने भी आ रहे हैं और रात 12 बजे तक विशेष पूजा अर्चन जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा और 9वीं में भी यानी कि कल के दिन भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन संजीव के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं खेल की। वनडे विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने हैं। धर्मशाला में खेले जा रहे इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताज़ा जानकारी मिलने तक न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना लिए हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही।
तीसरे ओवर में सिराज ने ड्वेन कॉनवे को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराया। इसके बाद मोहम्मद शमी ने विल यंग को बोल्ड कर दिया। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन रहा है। टीम इंडिया अपने सभी 4 मैच में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि 4 मैचों में जीत के साथ न्यूजीलैंड बेहतर नेट रन रेट के आधार पर टॉप पर है। और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान की। इस अभियान को लेकर उन्नाव के पूर्व ब्लॉक में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त उत्साह है। विभिन्न जनपदों में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उन्नाव के पूर्व ब्लॉक में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में सबसे पहले वीर शिवाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने का अवसर बताया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पूर्वा ब्लॉक में माटी व चावलों को इकट्ठा किया गया। इनसे मिलकर एक कलश तैयार किया गया जो जिला मुख्यालय भेजा जाएगा, जहां से जनपद के अन्य ब्लॉकों से आए कलशों की मिट्टी व चावलों को एक करके एक कलश तैयार किया जाएगा। यहां से प्रदेश मुख्यालय पर सभी जिलों के कलशों की मिट्टी व अक्षत को एक एक करके एक कलश तैयार किया जाएगा। इसे दिल्ली भेजा जाएगा, जहां अमृत वाटिका का निर्माण होना है। देश के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले इस अभियान में लोगों का भारी उत्साह बड़े पैमाने पर लोगों की शिरकत से समझा जा सकता है। इस अभियान में शामिल लोग देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों को याद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।